guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स हाइड्रोजन के लिए एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं और खूब मस्ती में बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 14, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हो। और आज का ये जो लेक्चर है ये हमारे इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है। इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम आज कंक्लूड करने वाले हैं अपनी डिस्कशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 12 में, जहां पे हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ ही में उसका स्ट्रक्चर। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमने सीखी थी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, राइट। सो आई होप वो सब आपको बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई भी डाउट्स नहीं है। इन केस कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज डू फील फ्री, अपने डाउट्स को आप या तो कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, बट प्लीज अपने डाउट्स को साथ साथ में क्लियर करते रहिएगा, राइट। अब आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जहां पे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद कुछ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फाइनली यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और सबसे पहली प्रॉपर्टी प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज ऑलमोस्ट कलरलेस और अ वेरी पेल ब्लू कलर्ड लिक्विड। बट इन फैक्ट आस्किंग मी, मैंने बहुत ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया है। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ, बहुत ज्यादा हमें डेंटिस्ट्री में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करना होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स में हम यूज करते हैं, हम उसको वेरियस सर्जरीज में यूज कर सकते हैं। और एक जो यूज आपके को बहुत इंटरेस्ट कर सकता है वो है फॉर व्हाइटनिंग ऑफ टीथ। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से टूथ व्हाइटनिंग कर सकते हैं, मगर आप लोग अपने आप से ये काम नहीं कीजिएगा। प्लीज गो टू अ डेंटिस्ट, ये अदरवाइज आपके टीथ को नुकसान भी दे सकता है। ठीक है, मगर मैं आपको जो बता रही थी वो ये था कि बहुत सारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने यूज किया है, बट आई हैव ऑलवेज सीन इट टू बी कलरलेस। ये पेल ब्लू कलर मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, so we can say that pure H2O2, this is almost a colorless liquid. नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज मोर विस्कस देन वाटर, और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कंपैरिजन अगर हम वाटर के साथ करते हैं तो वाटर की डेंसिटी कितनी है, आप सबने पढ़ा हुआ है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है एंड दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अब ये मिक्सिबल है विद वाटर, एल्कोहल एंड ईथर इन ऑल प्रोपोर्शंस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम एक ग्लास ले लें, उसमें हम भर लें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और थोड़ा सा पानी डाल दें, उसको मिक्स करेंगे, मिक्स हो जाएगा। उसमें से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोपोर्शन को कम करते रहिए, वाटर की प्रोपोर्शन को ज्यादा करते रहिए, आप देखेंगे कि वो हर एक कंसंट्रेशन में, हर एक परसेंटेज पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली एल्कोहल और ईथर के साथ भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंप्लीट मिसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक वाटर मॉलिक्यूल, राइट। सो H2O2 डॉट वाटर। इसका जो एक्विस सोल्यूशन होता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, दैट इज अ बिटर टेस्ट। सो ट्राई नहीं कीजिएगा इसको टेस्ट करने के लिए, और इनफैक्ट आपको किसी भी केमिकल को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए है, दैट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। नेक्स्ट अब हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट, सो दैट इज 272.4 केल्विन। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 273 केल्विन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन वाटर के कंपैरिजन में जरा सा ही कम है। मगर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 373 केल्विन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दैट इज 423 केल्विन। ठीक है, तो ये हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों हम देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, दैट इज बिकॉज उसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम इंक्रीज कर गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो परसेंटेज है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी मोर। नेक्स्ट अब हमारे पास है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे।
सो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन क्या होता है, किसी चीज से बने होना, और डी उसका मतलब उस कॉम्पोजिशन का टूट जाना। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है और बहुत जल्दी ही ये डीकम्पोज कर जाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, चाहे वो हीटिंग हो चाहे वो लॉन्ग स्टैंडिंग। ठीक है, तो अगर आपके पास एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल है, आपने उसको बहुत देर से उसको रखा हुआ है और बाद में आप देखते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपना काम नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज डीकम्पोज्ड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, और नेक्स्ट अब यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी बहुत बारी देख चुके हो जब हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ढूंढ रहे थे। सो दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, सॉरी, दो मोल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड के on heating this will be breaking down into 2 moles of water and 1 mole of oxygen। ये जो रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारी एनर्जी इसमें रिलीज होती है, राइट। अब इस रिएक्शन को हम एक और वे में लिखते हैं, किस वे में लिखते हैं, ये 2 मोल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम एक एक मोल की तरह सेपरेट आउट करके लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1, वाटर के अंदर -2 और ऑक्सीजन एज एन एलिमेंटल फॉर्म है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। सो आई होप ये आप सबको आता है, आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन यू दिस। ठीक है, अब अगर आप ये देखोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से वाटर बना तो -2 हो गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप दूसरा मॉलिक्यूल देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, -1 से 0, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड -1 से -2 जाएगा तो रिडक्शन होगा, -1 से 0 जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। एक ही एलिमेंट का एक रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। A reaction in which the same element is getting oxidized as well as reduced is called as a disproportionation reaction। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्पेशली जब हम स्टोर करते हैं, हमने इसको स्टोरेज में भी डिस्कस किया था कि हम इसको ज्यादा देर जब हमें स्टोर करना तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, हम उसको कलर्ड बॉटल्स के अंदर स्टोर करते हैं, हम उसको लाइट से अवॉइड करते हैं। तो इसकी जो डीकॉम्पोजिशन है, ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन है, दैट इज कैटलाइज्ड बाय मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हो जैसे कि फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम है, सिल्वर है, तो इसकी डीकॉम्पोजिशन को वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स हैं जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है, इसके साथ भी इसकी डीकॉम्पोजिशन इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, लाइट है, अल्कलीज है, रफ सर्फेसेस है, दे ऑल इंक्रीज द डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, तो अगर हमने इसको स्टोर करना है तो स्पेशली हम इसको लाइट में स्टोर नहीं करते हैं, हम इसको डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं सो दैट कि इसकी डीकॉम्पोजिशन नहीं हो। हम इसको डस्ट पार्टिकल से दूर रखते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो वहां पे एक लाइन ये लिखी हुई है कि डस्ट पार्टिकल से इसको दूर रखते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स के साथ जब इसकी डीकॉम्पोजिशन होती है तो वो जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोसिव हो सकती है। अब वो एक्सप्लोसिव क्यों हो सकती है, वो इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जब डीकॉम्पोजिशन होती है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। ऊपर से जब ये ऑक्सीजन डस्ट के अंदर प्रेजेंट कोई कोल पार्टिकल्स है तो वो जो कोल पार्टिकल्स है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकती है एंड देन दैट कैन रिएक्शन कैन बी एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली रफ सर्फेसेस हैं और मेटालिक चीजें हैं, तो वो सब कैटलाइज करते हैं, तो हम उसको ग्लास के अंदर भी स्टोर नहीं करते, और अगर हमें ग्लास बॉटल्स में स्टोर करना होता है तो भी लाइन द ग्लास बॉटल विद वैक्स सो दैट कि इसकी डीकॉम्पोजिशन को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, सो ये इससे स्टोरेज से रिलेटेड अब चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट अब है कि अगर हमें इसकी डीकॉम्पोजिशन को रिटार्ड करना हो, अवॉइड करना हो,
तो एक चीज तो ऑलरेडी हो गया कि उसको डार्क बॉटल में स्टोर करना है, ग्लास बॉटल में उसको लाइन करके स्टोर करना है, मेटालिक बॉटल्स में स्टोर नहीं करना है, मगर हम इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स हैं वो डाल के भी रिटार्डेशन कॉज कर सकते हैं। तो एसिटिनालाइड ग्लाइकोल है जो कि इसके इनहिबिटर्स की तरह एक्ट करते हैं इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। तो अगर इसको थोड़े अमाउंट में सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो डिकम्पोजिशन को हम थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका एसिडिक नेचर है। एनहाइड्रस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम देखते हैं तो दिस इज वीकली एसिडिक। अगर एसिडिक है तो इसका मतलब है कि ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा। और क्योंकि ये वीकली एसिडिक है तो अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये वाटर के अंदर आयनाइज करेगा, मगर वो जो आयनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा ही अमाउंट में इसकी आयनाइजेशन होती है। तो H2O2 प्लस वाटर क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव एंड HO2 नेगेटिव, हाइड्रोजन हाइड्रो पर ऑक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रो पर ऑक्साइड आयन। और ये हाइड्रो पर ऑक्साइड आयन फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके अगेन एक हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा और पर ऑक्साइड आयन बनेगा दैट इज O2 नेगेटिव। तो इसके बेसिस पे ही अगर सॉल्ट बेसिस के साथ ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास दो सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब हम वाटर की जगह पे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो फॉर्म होगा वाटर प्लस NaHO2। तो ये HO2 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव क्या फॉर्म करेगा, एक सॉल्ट दैट इज NaHO2। और सिमिलरली अब ये NaHO2 आगे फर्दर रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, अगेन Na2O2 प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, मगर ये जो पेरोक्साइड्स होते हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट। तो हम इसको नेट टोटल जो रिएक्शन लिखते हैं दैट इज 2NaOH प्लस H2O2, दिस विल बी फॉर्मिंग Na2O2 प्लस 2H2O। ओके, सिमिलरली हम देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैसा एक्वस सोल्यूशन होती है, बेसिक सोल्यूशन होती है। क्यों बेसिक सोल्यूशन होती है, इसलिए क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड से बना है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, वीक एसिड सोडियम कार्बोनिक एसिड, राइट। सो हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है ये भी बेसिक है। so इसका जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक है, तो अगेन सॉल्ट फॉर्मेशन होगा Na2O2 प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी रिलीजिंग आउट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी केमिकल जो है वो है इसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर। और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम वापस उस डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे चलते हैं जो हमने पहले अभी लिखी थी, राइट। तो H2O2 का जब डीकम्पोजिशन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, water plus oxygen. I'm not balancing this reaction, you can do that yourself. What I want to you to understand is कि हम यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं ऑक्सीजन के वो वापस लिखें। तो ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में 0, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये -1 से -2 जाता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। यहाँ से -1 से 0 जाता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पास पोटेंशियल क्या है कि वो रिड्यूस भी हो सकता है, वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो जब वो और भी कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो दिस कैन बी रिड्यूस्ड एज वेल एज इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अगर वो रिड्यूस होगा तो दैट विल बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम क्या देखते हैं कि दिस कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और इनफैक्ट हम देखते हैं कि चाहे हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन हो चाहे हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन हो, दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिस कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली द ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहाँ पे होगा, एसिडिक मीडियम में भी होगा, बेसिक मीडियम में भी होगा, इवन न्यूट्रल कंडीशंस में भी होगा जहाँ पे हमने कोई भी एसिड या बेस नहीं भी डाला है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम रिएक्शंस देखते हैं न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल मीडियम में हम क्या देखते हैं कि H2O2 अगर डिकम्पोज करता है टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन,
ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, H2O2 गिविंग अस वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसके पास एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसकी वजह से हम क्या देखेंगे कि दिस विल बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर मेनी रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर लेड सल्फाइड, दिस गेट्स ऑक्सीडाइज टू लेड सल्फेट। ओके, तो इस रिएक्शन में H2O2 के साथ जब लेड सल्फाइड रिएक्ट करता है तो PbSO4 बनता है और वाटर बनता है। अब PbS में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन अगेन कैलकुलेट, दिस विल बी -2। सो -2 से PbSO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा दैट विल बी +6। ठीक है, सो -2 से +6 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ, किसने ऑक्सीडाइज किया इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिस इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आप खुद से देखोगे तो H2O2 का क्या बना है, वाटर बना है। अगेन -1 से कहाँ पे गया ऑक्सीडेशन नंबर, -2। तो ये क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन, इसकी ऑक्सीडाइजेशन, तो इसका क्या हुआ, ये क्या एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फाइन। अब ये जो रिएक्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं टू रिस्टोर द ओरिजिनल व्हाइट कलर ऑफ द ओल्ड लेड पेंटिंग्स। अब होता क्या है कि जो लेड की पेंटिंग्स होती हैं जब वो नई नई बनती हैं तो वो बहुत व्हाइट स्पार्कल कर रही होती है, मगर धीरे धीरे उनका जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है, वो इसलिए है क्योंकि लेड सल्फाइड फॉर्म हो जाता है बाय रिएक्शन ऑफ लेड विद H2S प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ना के बराबर ही मगर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये रिएक्ट करेगा PbS के साथ, टू Pb विद टू फॉर्म PbS। ठीक है, अब ये PbS किस कलर का है, ब्लैक कलर का है, तो लेड की पेंटिंग कैसी हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी। राइट, अब हम क्या चाहते हैं कि हम उसको वापस कलर को अच्छा कर दे, अच्छी लगे हमारी पेंटिंग। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पेंटिंग को डिप करते हैं एक डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, PbSO4 बन जाएगा, एंड PbSO4 अगेन दिस हैज अ व्हाइट कलर। ठीक है, तो वो व्हाइट कलर पेंटिंग का रिस्टोर हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट, ये रिएक्शन हम यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्स टू सल्फेट्स एंड नाइट्राइड्स टू नाइट्रेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम सल्फाइड है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सल्फेट एंड साथ में वाटर। राइट, और साथ में अगर सोडियम नाइट्राइड है तो नाइट्राइड का क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। ओके, सिमिलरली आर्सेनाइड्स से आर्सेनेट्स बन सकते हैं। सबके अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, H2O2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सो Na3ASO3 दिस इज सोडियम आर्सेनाइड, इसको कन्वर्ट करेगा ये सोडियम आर्सेनेट में, Na3ASO4। तो नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखते हैं न्यूट्रल मीडिया में कैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट करता है। सो ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयंस टू आयोडीन। तो रिएक्शन देख सकते हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और आयोडीन लिबरेट होगी। तो यहाँ पे आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है पोटेशियम आयोडाइड में दैट इज -1, यहाँ पे हो गया 0। सो -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो दिस एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2I नेगेटिव reacting with H2O2 this will be forming 2OH negative ions plus iodine. Okay, next हमारे पास है H2S से क्या बनेगा, सल्फर बनेगा। So H2S plus hydrogen peroxide on reacting will be forming water plus sulfur. ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं न्यूट्रल मीडिया के बाद एसिडिक मीडिया में कैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिस एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आप यहाँ पे रिएक्शन देखोगे, H2O2 में हमने एक एसिड डाला और एसिड क्या लिबरेट करता है, H आयंस लिबरेट करता है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिस विल बी टेकिंग अप 2 H आयंस, इट विल बी एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
रिड्यूस हो रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड वन मोर थिंग इज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करता है उतना ही इसका Z फैक्टर होता है। सो आई होप आई यू रिमेम्बर कि मैंने आपको पिछली बारी जब हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे देन आई विल बी एबल टू शो यू कि इसका Z फैक्टर 2 क्यों है। So hydrogen peroxide, this can accept 2 electrons, so it is acting as an oxidizing agent, and क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है सो द Z फैक्टर विल बी 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक सॉल्ट्स, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या पॉसिबल होता है, +2 और +3। और अगर हम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तभी वो एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे एक्ट करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फेरस सॉल्ट से जब फेरिक सॉल्ट बनेगा +2 से +3 होगी तो आयरन का ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप देखोगे तो H2O2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 से हमारे पास क्या बन रहा है, फेरिक सल्फेट और वाटर। सो +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन H2O2 एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं कि जब एसिडिफाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ठीक है, तो K4FeCN6, K4FeCN6, this is potassium, this is ferro and this is cyanide, Cn is cyanide। इसके अंदर अगर आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आई होप आपको मालूम है कि ये K4 है तो दिस स्टैंड्स फॉर अ पॉजिटिव केटायन। ठीक है, सो दिस इज +4। इसका मतलब है कि सारे के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना, टोटल कितना चार्ज होगा, -4, राइट। सो दिस -4 विल बी इक्वल टू आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको कैलकुलेट करना है, और साइनाइड आयन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 इंटू 6 विल बी -6। ठीक है, सो x -6 इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी +3। सो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम फेरीसाइनाइड का बनना, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को हमने एसिडिफाई किया। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन क्या होगा, K2Cr2O7 एसिडिफाई किया हमने, उसके अंदर H2SO4 को डाला, उसको रिएक्ट किया हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। इसके लिए जो टेम्परेचर है दैट शुड बी आइस कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेम्परेचर है दैट शुड बी वेरी कोल्ड। अब जब वो कोल्ड में रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, K2SO4 प्लस क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, क्रोमियम O5, so chromium pentaoxide and water, this is formed. Okay, so please do remember this, ice cold conditions में पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है दिस इज अ पेरोक्साइड। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जिसके अंदर 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट है। ये हम दोबारा से करेंगे जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। ये बहुत बारी ये रिएक्शन आता है और ये आपको स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि एक बटरफ्लाई हो, ये बटरफ्लाई के विंग्स हैं, ये बटरफ्लाई का हेड है। So this is a butterfly-like structure for chromium pentoxide जिसके अंदर 2 peroxide linkages present है। Okay, the next we have is कि oxidizes mercury to mercuric oxide। तो dilute H2SO4 की presence में H2O2 और mercury का जब reaction होगा तो HgO बनेगा साथ में water। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पे। तो अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन बेसिक मीडियम
और वहां पे भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा। तो H2O2 in presence of an OH ion on gaining 2 electrons will be forming 3 OH positive। तो अगेन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अगर टोटल रिएक्शन देखोगे तो ये OH आयन है, इधर 3 OH आयन बने, तो इन टोटल 2 OH आयंस आर गोइंग टू बी रिलीज्ड। मगर अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो इसने पहले उन OH आयंस को यूज किया, उन OH आयंस को यूज करने के बाद दिस हैज बीन एबल टू फॉर्म 3 OH आयंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये इसको एक बेसिक मीडियम चाहिए था, इसको OH आयंस चाहिए थे, तो OH आयंस की प्रेजेंस में दिस हैज फॉर्म्ड अल्टीमेटली 3 OH आयंस। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है हमारे पास एग्जांपल है, दिस ऑक्सीडाइजेस मैंगनीज सल्फेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो MnSO4 plus H2O2 plus 2NaOH, this will be forming manganese dioxide Na2SO4 plus 2 water। या हम इसको लिख सकते हैं मैंगनीज आयंस Mn2 positive plus H2O2 plus 2OH negative, this will be forming MnO2 plus 2 water, right? And now the next very important reaction that you have to remember, very important reaction, that this oxidizes formaldehyde to formic acid in presence of pyrogallol and a alkali। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है पायरोगेलोल और एक अल्कली की प्रेजेंस के अंदर। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, साथ में रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन और लाइट। अब ये पायरोगेलोल क्या है, प्लीज डू रिमेम्बर, दिस इज बेंजीन 1 2 3 ट्राईओल। सो बेंजीन 1 2 3 पोजीशंस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सो दिस इज बेंजीन 1 2 3 ट्राईओल, जिसको हम बोलते हैं पायरोगेलोल। एंड दिस इज अ वेरी गुड एब्सॉर्बर फॉर ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यूज करेगा, फॉर्मल्डिहाइड यूज करके क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड फॉर्म फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड वाला रिएक्शन है, दिस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, दिस अकर्स इन डार्क। और यहाँ पे जब ये डार्क में रिएक्शन होती है तो इसके साथ एसोसिएटेड है एमिशन ऑफ लाइट, तो लाइट एमिट होती है, इसलिए इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, केमिल्यूमिनेसेंस। Chemiluminescence, this is used in various fields of medical science like cancer cell markers, DNA sequencing, in gas analysis to check air pollution, forensic science to solve cases by detectives। तो ये chemiluminescence का जो phenomenon है, जहाँ पे लाइट एमिट हो रही है इस रिएक्शन के अंदर, इसको हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। दो रिएक्शंस और देखेंगे, ऑक्सीडाइजेस क्रोमिक सॉल्ट्स टू क्रोमेट्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्रोमियम के सॉल्ट जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस OH आयंस, दिस विल बी फॉर्मिंग क्रोमेट आयंस CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अगेन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसके अंदर H2O2, दिस विल बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्रोमियम सल्फेट हो तो दिस विल बी रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और फॉर्म क्या करेगा, सोडियम क्रोमेट NaSO4 और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है जहां पे बेंजीन की ऑक्सीडेशन होगी टू फिनोल। So benzene on reaction with H2SO4 in presence of ferrous sulfate, this will be forming phenol। Alright, अब आप अगर अपनी NCERT टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पे जो रिएक्शंस का नंबर है वो कम है। यहाँ पे हमने आपको बहुत सारी रिएक्शंस बताई हैं, मगर एक्चुअली में ये सारी रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो आपको वेरियस चैप्टर्स में मिलेंगी, जहाँ पे ये कंपाउंड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आपका काम आसान करने के लिए हमने इन सारी रिएक्शंस को, जहां जहां पे भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शंस है, वो सब यहाँ पे हमने एनलिस्ट कर ली है, उनको कैटेगराइज कर दिया है इनटू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस। जब आप इन लेक्चर्स इन बाकी के कोर्सेज में देखोगे तो वहां पे ये रिएक्शंस रिपीट होंगी, रेपिटेशन होगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सब रिएक्शंस याद करनी है, ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दो दो रिएक्शंस दी हुई है तो आपको वही सिर्फ याद करनी है। ऑलराइट, अब इन सब रिएक्शंस में जो आपने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस देखी,
वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या तो रिड्यूस हो रहा है टू वाटर या टू OH आयन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या हो रही है, फ्रॉम -1 टू -2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1, वाटर के अंदर भी -2 और OH आयंस के अंदर भी -2। तो रिडक्शन रिएक्शंस में ये हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से दिस इज केपेबल ऑफ किलिंग द जर्म्स, inhibiting the growth of microorganisms such as bacteria and viruses, and this prevents the spread of any infection। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सर्जरीज में यूज करते हैं। तो दैट इज व्हाई डू वी यूज इट, क्योंकि ये जर्म्स को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर सर्जरीज, राइट। एक और यूज भी यहाँ पे बता सकती हूँ मैं आपका, कि जैसे कि आपके पास टेबल काउंटर्स हैं, उनको आपको डिसइंफेक्ट करना है, तो वहां पे भी डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के साथ आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम सब कुछ फिर से यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगेन से डिस्कस करेंगे, फाइन। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एग्जिबिट करता है रिड्यूसिंग नेचर ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो H2O2 प्लस ऑक्सीजन, दिस विल बी फॉर्मिंग वाटर एंड ऑक्सीजन। और ये जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ये न्यूट्रल, एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडिया में हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो ये है कि जहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वहां पे H2O2 मैंने आपको अभी बताया था किस में रिड्यूस हो जाता है, या तो वाटर में या OH आयंस में। और जहां जहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिड्यूसिंग नेचर है वहां पे ये किस में ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट साइड पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन देखोगे और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखोगे कि वाटर और OH आयंस में से कुछ जरूर बना हुआ होगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। उससे आपका जो काम होगा आइडेंटिफाई करना कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर है कि रिड्यूसिंग नेचर है, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से मीडिया में कैसी कैसी ये रिएक्शंस शो करता है। तो न्यूट्रल मीडिया में सबसे पहले दिस रिड्यूसेस हैलोजन्स टू हैलोजन एसिड्स। तो क्लोरीन प्लस H2O2 दिस फॉर्म्स HCl एंड O2। और ये एक इसका इंपॉर्टेंट यूज भी है हमारे पास कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम यूज करते हैं एज एन एंटी क्लोर। एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन को रिमूव करने वाला, एंटी क्लोरीन। This is used as an anti-chlor on bleeding wounds as it destroys the unreacted chlorine। तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इसने HCl और ऑक्सीजन फॉर्म कर देना है और क्लोरीन जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। So this is used as an anti-chlor। Next, this reduces metal oxides to metals. So Ag2O plus hydrogen peroxide, this forms silver plus water and oxygen। PbO2 H2O2 का रिएक्शन होगा तो PbO H2O and oxygen। तो आप सब में देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जबकि हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में कहीं पे भी ऑक्सीजन की लिबरेशन नहीं देखी थी। Reduces ozone to oxygen O3 plus H2O2 forming O2 and water। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि दिस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो H2O2 is forming H ions, oxygen and 2 electrons। अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ तो Z फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इसलिए जो Z फैक्टर होता है वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो दिस रिड्यूसेस पोटेशियम पर मैग्नेट टू सल्फेट्स ऑफ पोटेशियम एंड मैंगनीज रेंडरिंग द रिएक्टेंट कलरलेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटेक्शन टेस्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन है जिसका पिंक कलर होता है। जब इसको एसिड की प्रेजेंस में दैट इज H2SO4 और H2O2 हम जब इसमें डालेंगे तो व्हाट वी विल सी इज कि पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होगा, मैंगनीज का सल्फेट फॉर्म होगा, साथ में वाटर और ऑक्सीजन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो मैंगनीज सल्फेट अब बन जाएगा दिस इज गोइंग टू बी कलरलेस, सो पिंक टू कलरलेस।
नेक्स्ट सिमिलरली एक और रिएक्शन है, तो दिस रिड्यूसेस पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टू सल्फेट्स ऑफ पोटेशियम एंड क्रोमियम। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दिस इज गोइंग टू बी अ ऑरेंज कलर सॉल्यूशन K2Cr2O7 in presence of acid and H2O2. This is at a normal temperature. I hope आपको याद है कि हमने एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में भी देखा था जहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बन रहा था, बट वहां पे जो टेम्परेचर था दैट वाज आइस कोल्ड टेम्परेचर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या फॉर्म कर रहा है, पोटाशियम से पोटाशियम का सल्फेट, क्रोमियम से क्रोमियम का सल्फेट, और ये जो क्रोमिक सल्फेट है दिस इज ग्रीन इन कलर। तो सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन कलर हो जाएगा। अगेन वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑलराइट, सो हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट से क्या बन रहा है, पोटाशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट, साथ में वाटर एंड साथ में अगेन ऑक्सीजन। तो सब रिएक्शंस में यू कैन सी कि अब ऑक्सीजन लिबरेशन हो रहा है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेसिक मीडियम में कैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव करेगा। तो H2O2 OH आयंस को लेते हुए क्या फॉर्म करेगा, वाटर, ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि देयर इज अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो Z फैक्टर हमेशा अगेन दैट इज गोइंग टू बी 2। ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं। दिस रिड्यूसेस पोटेशियम फेरिसाइनाइड टू पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो K3FeCN6 प्लस KOH प्लस H2O2 से हमें क्या मिलेगा, K4FeCN6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। अब अगर आपको याद हो तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो वहां पे क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में H2O2 क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो क्या करेगा, Fe+2 से +3 ऑक्सीडेशन देगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो क्या हो रहा है, Fe+3 से +2 हो रहा है, ठीक है। सो मीडियम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हम मीडियम प्रोवाइड करते हैं, क्या पीएच वैल्यूज है, उस पे हमारी रिएक्शंस डिपेंड करेंगे H2O2 के लिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट का अगर हम देखेंगे बेसिक मीडियम में तो दिस विल गेट रिड्यूस टू पोटेशियम मैंगनेट। तो KMnO4 plus KOH plus H2O2 this will be forming K2MnO4 plus water plus oxygen। अब यहाँ पे अब आपको फाइनली फिर से क्या याद रखना है, याद रखना है कि क्या हो रहा है रिडक्शन रिएक्शंस में। तो रिडक्शन रिएक्शंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन में, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की किस में चेंज होगी, -1 से 0 में। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या था, H2O2 की रिडक्शन होती थी, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से चेंज करती थी, -1 टू -2, राइट। तो -2 किसकी में होती थी, जब वाटर या OH आयंस फॉर्म होते थे, राइट। नेक्स्ट अब इसकी है ब्लीचिंग एक्शन। तो ब्लीचिंग एक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो H2O2 दिस कैन लूज अ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, तो वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। नेसेंट ऑक्सीजन ये कलरिंग मटेरियल के साथ क्या फॉर्म करता है, एक कलरलेस मटेरियल फॉर्म कर देता है, और इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स, इट कैन बी यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ वूल, फॉर सिल्क, इट कैन बी यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ हेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की गर्ल्स स्पेशली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं गोल्डन स्ट्रीक्स देखने में, राइट। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा नोटिस किया होगा, शायद आप में से बहुतों ने कराए भी हो कि कुछ कुछ बालों के पोर्शन को वो क्या करते हैं, गोल्डन करा देते हैं। तो वो जो गोल्डन कराते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उससे क्या हो जाएगा, जो ब्लीच कलर जो ब्लैक होगा वो रिमूव हो जाएगा एंड यू विल बी सीइंग द गोल्डन कलर। ऑलराइट, अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एडिशन रिएक्शंस है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। तो इथीन प्लस H2O2 से क्या फॉर्म होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH CH2OH। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम कैसे प्रेजेंस को चेक करते हैं। तो इट लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन व्हिच गिव्स अ ब्लू कलर विद द स्टार्च सॉल्यूशन। तो जो आयोडीन है वो स्टार्च सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, हमने रिएक्शन पहले देखा हुआ है, तो पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो आयोडीन लिबरेट होगा। वो आयोडीन अगर आगे फर्दर स्टार्च सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो स्टार्च सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा।
So this will confirm the presence of hydrogen peroxide. It decolorize acidified KMnO4 solution. इसको भी हमने already reaction study कर लिया है. Next है, it gives yellow or orange color with titanium sulfate solution due to the formation of pertitanic acid. Okay, so titanium plus 4 plus H2O2 plus water, this forms H2TiO4. This is pertitanic acid plus H ions. तो ये जो है इसका येलो या ऑरेंज कलर होता है एंड दिस आल्सो कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो फाइनली अब हम डिस्कशन के एंड पे आ गए हैं. हमारे इस कोर्स का लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. और इनफैक्ट बहुत सारे यूजेस तो वो हैं जो कि हम ऑलरेडी इस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए पढ़ ही चुके हैं. तो जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सबमिट कर देते हैं. तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे हम पर हाइड्रॉल कहते हैं एंड आई होप यू रिमेंबर दिस इज 30% H2O2 सोल्यूशन और इट इज 100 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन. ठीक है, जिसे हम पर हाइड्रॉल कहते हैं. दिस इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर क्लीनिंग वुंड्स, ईयर एंड टीथ. और टीथ के लिए मैं आपको एक और यूज भी बता चुकी हूँ ऑलरेडी. वो क्या था कि हम उसको टूथ व्हाइटनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. This is used as an anti-clor in the textile industry to remove excess of chlorine from the cloth and also it is used as a bleaching agent. ठीक है, तो ब्लीचिंग हम कर सकते हैं, क्लोथ्स की कर सकते हैं, वूल की कर सकते हैं, हम सिल्क की कर सकते हैं, हम इसकी कर सकते हैं, हेयर की कर सकते हैं, जो कि गर्ल्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट, सोडियम परकार्बोनेट व्हिच इज यूज्ड इन हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स. तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाले डिटर्जेंट जो बहुत महंगे वाले डिटर्जेंट्स होते हैं वहां पे सोडियम परबोरेट, सोडियम परकार्बोनेट को यूज करते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है. रिएक्शंस आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है. It is used in the synthesis of hydroquinone, tartaric acid and certain food products and pharmaceuticals. एक इसका और इम्पोर्टेंट यूज है और बहुत इम्पोर्टेंट यूज है कि इसको पोल्यूशन कंट्रोल में यूज किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज यूज्ड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस. तो इंडस्ट्रीज में निकलने वाले वेस्ट से, डोमेस्टिक से निकलने वाले वेस्ट से, जो हमारा सीवेज वेस्ट है स्पेशली, वहां पे हम इसको यूज करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल के लिए. तो ऑक्सीडेशन साइनाइड्स की करने के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशंस टू द सीवेज वेस्ट, इन सब कामों के लिए आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, सो आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया. इनफैक्ट आपको पूरा कोर्स समझ में आ गया. और अब इसके लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस. ये जो लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस हैं ये 8 क्वेश्चंस हैं 5 की जगह पे. वो 5 की जगह 8 इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं और साथ ही में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड. सो मैं नहीं चाहती थी कि हम कोई भी क्वेश्चन को मिस करें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है. तो पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट H2O2. Choices हैं, it can act only as an oxidizing agent, it decomposes on exposure to light, it has to be stored in plastic or wax-lined bottles in the dark, and it has to be kept away from dark. JEE Mains 2015 में आया हुआ question. Next question, the chemical nature of H2O2 is oxidizing agent in acidic medium but not in basic medium, reducing agent in basic medium but not in acidic medium, oxidizing and reducing agent in acidic medium but not in basic medium, oxidizing and reducing agent in both acidic and basic medium. और जेईई मेंस 2019 का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस लेक्चर में से नहीं हो सकता. राइट, सो आई होप आप सबको ये इसका आंसर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इन ट्रांसफॉर्मिंग 0.01 मोल ऑफ PbS to PbSO4, what volume of 10 volume H2O2 is required? और choices given है 11.2 ml, 22.4, 33.6, 44.8 ml. वेस्ट बंगाल JEE 2008 का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन. अब यहाँ पे एक तो आपकी रिएक्शन टेस्ट हो जाएगी कि कौन सी रिएक्शन है और उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मालूम होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं. तो आपके दो लेक्चर्स को कंबाइन करते हुआ ये क्वेश्चन बन गया. So it is a good question. So
फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शंस H2O2 plus 2Hi forming I2 plus 2 water molecules, HOCl plus H2O2 forming hydronium ions plus chloride ions plus oxygen ions. Which of the following statement is correct about hydrogen peroxide? Or choices है an oxidizing agent in both A and B, an oxidizing agent in A, reducing agent in B, a reducing agent in A, oxidizing agent in B, and last choice an oxidizing agent in both A and B. NCERT exemplar का क्वेश्चन है. अगर आप लोगों को रिएक्शंस आती हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना भी आती हो तो आपको क्या देखना है जिससे आपको ये मालूम लग जाए कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. ये ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो रिएक्शंस को देखते ही आपका चॉइस सिलेक्ट हो जानी चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2. आपके पास 4 रिएक्शंस है. मैं रिएक्शंस रीड नहीं कर रही हूँ, ये आपकी चॉइसेस है जिसमें से आपको बताना है कि कौन सी के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो होता है. अगेन बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन के जैसे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हम H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे बताते हैं. नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है. तो मैं यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन इकट्ठे इसलिए पुट कर रही हूँ कि इस चीज को आप एम्फेसिस दे सकें कि आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है और कैसे रिड्यूसिंग. Next question, which of the following equations depicts the reducing nature of hydrogen peroxide? Again 4 choices, 4 reactions आपके लिए जिसमें से आपको बताना है reducing nature कहाँ पे hydrogen peroxide show कर रहा है. NCERT exemplar का question. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन, Fe+3 is reduced to Fe+2 by using H2O2 in presence of NaOH, Na2O2 in water, H2O2 in presence of H2SO4 and Na2O2 in presence of H2SO4. और ये क्वेश्चन JEE Advanced 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है. So do try this question and अपने आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करने हैं. Last question, for the decolorization of 1 mole of KMnO4, the moles of hydrogen that are required is 1/2, 3/2, 5/2, 7/2. एम्स 2002 का ये क्वेश्चन है. अगेन ये आपको रिएक्शन अगर आती होगी उसको आप बैलेंस करोगे तो आप बता सकोगे कि KMnO4 और H2O2 की रिएक्शन में फॉर 1 मोल कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है. सो दिस इज एज फार एज द क्वेश्चंस दे आर कंसर्न. 8 क्वेश्चन जिसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल के प्लीज जरूर पोस्ट करिए सो दैट आई ऑल्सो कम टू नो कि आप लोगों ने कितना इस लेक्चर में से गेन किया. और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है. इनफैक्ट इसके साथ हमारा ये कोर्स भी फिनिश होता है. आई होप आप लोगों ने इस कोर्स को हमारे साथ एंजॉय किया, सब कुछ अच्छे से समझा और आप अब अपने एग्जामिनेशन में कहीं भी कोई गलती नहीं करेंगे. राइट. फिर भी अगर आपको पढ़ते हुए कोई भी डाउट लगे तो आप हमें मेल कर सकते हैं. मेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, आप कमेंट सेक्शन में डाल के भी अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं. और कोर्सेस हमारी तरफ से आते रहेंगे आपके लिए और आपको अगर वो पढ़ने हैं हमारे साथ तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें. और बिफोर आई फिनिश एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी रह गई और वो ये है कि जितने भी हमने ये क्वेश्चंस को लेक्चर रिव्यू में डाला है उन सबको एक्सप्लेन करते हुए हमने 2 लेक्चर्स बनाए हैं और उसका जो लेक्चर्स का नाम है दैट इज क्रैश कोर्स हाइड्रोजन, जो कि इनफैक्ट जब आप 12th के बाद अपने रिविजन्स कर रहे होंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तब हम इन क्वेश्चंस के थ्रू ही कैसे हाइड्रोजन को रिवाइज कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट हेल्प. और अभी के लिए आप लोगों ने सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेंड किया है. हर एक क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में डाल के आंसर्स पोस्ट करते रहे हैं, मगर उनके आपको अच्छे से आंसर्स चाहिए, अच्छी एक्सप्लेनेशंस चाहिए हैं तो वो हमने उस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एवरी स्टेटमेंट. तो आप वहां पे अपने इन लेक्चर्स में आए हुए क्वेश्चंस को दोबारा से आंसर्स को चेक कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. हम वो जो लेक्चर्स हैं जहाँ पे हमने आंसर्स को डिस्कस किया उसका जो लिंक है हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे.
So thank you and have a nice day. Enjoy yourself. Happy studying.